ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हम प्रेशर इन लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि किस तरीके से लिक्विड का कंसिक्वेंस है अपना हमारे प्रेशर को लेके। मतलब आपने देखा कि कैसे डेप्थ चेंज करने पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर की क्वांटिटी चेंज हो जाती है, ये हमने देखा लास्ट क्लास में। उसके पहले हमने और एक चीज़ देखी थी, वो था कि कैसे व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑन दैट बॉडी वाइल इन फ्लूइड्स मतलब गैसेस या फिर वाटर। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था P = ρgH, वो आपका गैसेस के लिए भी वैलिड है और साथ ही साथ आपका लिक्विड के लिए भी वैलिड है। ठीक है, मतलब आप लिक्विड में कैलकुलेशन कीजिए या फिर गैसेस में कैलकुलेशन कीजिए, वो हमेशा ρgH ही रहेगा। इसके बाद हमने और एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जब हम स्कूबा डाइविंग करते हैं, मतलब बीनीथ द ग्राउंड, बीनीथ द वाटर जाते हैं, जब हम हमारे ऊपर मतलब जो प्रेशर होता है वो हमेशा कैसा होता है, जो ऊपर में जो कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे हमने वाटर कॉलम के बारे में स्टडी किया था, उसी तरीके से मतलब अगर ये एक पर्सन है जो ओशन में खड़ा है, ओशन के अंदर खड़ा है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पर्सन के हेड पे प्रेशर कितना रहेगा? प्रेशर विल बी, पहला तो एटमॉस्फेयर का जो नॉर्मल एयर का प्रेशर है, विच इज प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, ये 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। लेट अस कंसीडर P1, और इसमें P2 जो अप्लाई होगा वो वाटर की वजह से होगा। वाटर की वजह से जो P2 होगा वो कितना होगा? दैट विल बी ρgH। मतलब टोटल प्रेशर ऑन द हेड ऑफ दिस पर्सन विल बी, अंडर ग्राउंड विल बी P1 + P2, है ना। ये दो प्रेशर रहेगा, P1 + P2 रहेगा। P1 क्या रहेगा? 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज PATM, जिसे हम कह सकते हैं P एटमॉस्फेयर + ρgH। ये चीज़ हमने अभी तक पढ़ा है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाटर में जाता है तो उसके पर्टिकुलर हेड पे जो प्रेशर अप्लाई होता है वो दो चीज़ों की वजह से होता है। पहला तो एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर सभी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करता है, सभी ऑब्जेक्ट पे इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे सरफेस से कोई मतलब नहीं, हमने पढ़ा था, हमने इसके बारे में पढ़ा था। जब कोई ऑब्जेक्ट एक वाटर के अंदर चले जाता है, जैसे अब इसका एग्जाम्पल हम सबमरीन कह सकते हैं, सबमरीन्स, ठीक है। आपने देखा होगा सबमरीन क्या होती है? वाटर लेवल के नीचे होती है, बहुत नीचे होती है, वाटर लेवल के नीचे, ठीक है। कुछ इस तरीके से सबमरीन होती है, ये हमारा ओशन सरफेस होता है। तो अब ये समझिए कि सबमरीन पे प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि पहला तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा 1 ATM, और सबमरीन ऑलमोस्ट 100 to 200 मीटर के रेंज में डाउन में होते हैं। 100 to 200 मीटर बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों? क्योंकि सबमरीन ओशन में होती है। ओशन में हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर डेंसिटी ऑफ वाटर इन रिवर। डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर की क्वांटिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो प्रेशर की क्वांटिटी इंक्रीज होने पे इस पे जो सबमरीन पे जो प्रेशर अप्लाई होने वाला है ड्यू टू दिस वाटर विल बी इक्वल्स टू PATM, P एटमॉस्फेयर + ρgH ऑफ वाटर। है ना, समझ में? बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक, हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद जो पार्ट था हमारा, दैट वाज पास्कल लॉ, ठीक है। पर हमारा जो अपग्रेडेड सिलेबस आया है उसमें कंप्लीटली मेंशन है कि पास्कल लॉ आपको नहीं है, सो आपको पास्कल लॉ यहाँ पे नहीं पढ़ना है। और साथ में उसमें जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह है, पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है वो भी कैंसिल आउट हुआ है फॉर द सेशन 2021, ठीक है। फॉर द सेशन 2021 हमारे सिलेबस से काउंसिल ने पास्कल लॉ और पास्कल लॉ के हाइड्रोलिक ब्रेक्स के एप्लीकेशन और हाइड्रोलिक ब्रेक को कैंसिल आउट किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसको हम नहीं पढ़ने वाले। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर कहीं यूज़ आता है पास्कल लॉ का तो मैं उसको ज़रूर आपको बताऊँगा, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले, हम सेकेंड पार्ट ऑफ द हमारे चैप्टर में आते हैं, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अभी तक हम वाटर प्रेशर, फ्लूइड, वाटर, इसके बारे में स्टडी कर रहे थे, ρgH। अब हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर क्या प्रेशर और उसको मेजर करने के तरीके, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? पहले तो एटमॉस्फेयर जानते क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो हमारा सराउंडिंग है, एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। ओके, अब हम पूरी स्टडी हमारी एटमॉस्फेयर पे रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड सरफेस हो गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर एक ग्राउंड सरफेस हो गया, ये ग्राउंड सरफेस है और ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है?
एनवायरनमेंट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एनवायरनमेंट है, या फिर हमारी लैंग्वेज में हम कहेंगे इसे सर एटमॉस्फेयर है। इसके ऊपर क्या है सर? एटमॉस्फेयर है। इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है। अभी एटमॉस्फेयर क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करेगा। कैसा प्रेशर अप्लाई करेगा? देखो मेरा एरो कैसे एकदम परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा इस ऑब्जेक्ट पे। अगर हम टॉप सरफेस के बारे में बात करते हैं, इस सरफेस के बारे में बात, और परपेंडिकुलर फोर्स को क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। इसी का नाम तो थ्रस्ट है, इसी को तो हम थ्रस्ट कहते हैं, हाँ है ना? तो थ्रस्ट हो गया। ओके, सो एटमॉस्फेयर किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई करता है? थ्रस्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। क्लियर है? इन पे परपेंडिकुलर फोर्स जो अप्लाई करता है उन्हें थ्रस्ट कहते हैं। सो थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू कॉलम ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कॉलम ऑफ एयर एक नई टर्मोलॉजी आई है, कॉलम ऑफ एयर। कॉलम ऑफ एयर का मतलब क्या होता है? कॉलम मतलब ये जो आपको दिख रहा है इतना रीजन, क्योंकि अगर मैं इस पर्टिकुलर सरफेस के बारे में बात करूँ तो यही रीजन एक्सपोज है हमारी, ये रीजन जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो रीजन है यही एक्सपोज्ड है हमारी अपर सरफेस या फिर एटमॉस्फेयर को। तो कैसा दिख रहा है? देखो एक कॉलम दिख रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर हेड पे बात करूँ तो कैसा बन जाएगा? एक कॉलम बन जाएगा, क्योंकि हेड इतना ही एक्सपोज है। सो दिस विल बी एयर कॉलम, इसे हम कहते हैं एयर कॉलम। एयर कॉलम, सो द एयर कॉलम, ठीक है, द थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स, थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, thrust exerted per unit area on the earth surface or any object due to column of air is called as the atmospheric pressure on the surface of earth. It is called as atmospheric pressure on the surface of the earth. ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना? ओके, अब हम बात करेंगे कुछ नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस की जो ह्यूमन बीइंग हम ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑब्जर्व्ड इन अ ह्यूमन बीइंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर? अब आप समझिए, ये है हमारा ग्राउंड सरफेस और ये कहीं हिली रीजन है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे हो तो आप पे एटमॉस्फेयर देखिए इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर आपके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है ड्यू टू 1 एटमॉस्फेयर, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है ड्यू टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप क्या कर लिए? अब आपने घूमने चले गए हिल स्टेशन, अब आप यहाँ पे आ गए। अब आपके ऊपर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कम बच गया, ठीक है। और हमारी बॉडी का जो प्रेशर होता है, बॉडी में जो प्रेशर होता है, इट इज़ ऑलवेज, प्रेशर ऑफ बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ATM प्रेशर, ठीक है। इस केस में बैलेंस हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे आप हिल स्टेशन चले गए तो आपको जो PATM था वो डिक्रीज हो गया, इस केस से डिक्रीज हो गया फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा था, आपके बॉडी में आप समझिए, इसमें आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो 1 एटमॉस्फेयर के लिए स्टेबल कंडीशन कहलाती थी। पर यहाँ पे अब 1 एटमॉस्फेयर नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर कम हो चुका, हाइट कम हो गई। हमने देखा था P = ρgh, हाइट कम होने पे प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम हो गया तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि आपके बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनके नोज़ से ब्लीडिंग होना शुरू होती है, क्यों? बिकॉज जो इंटरनल प्रेशर है बॉडी का वो इंक्रीज हो गया है। जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो उसको बैलेंस कर रहा था एटमॉस्फेयर, जो उसको बैलेंस कर रहा था, वो तब तक नॉर्मल कंडीशन में फ्लो हो रही थी ब्लड। पर जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया और वो फ्लो बहुत तेज़ी से होने लग गया। अब उसको रास्ता ही नहीं मिला था, थ्रू नोजल कैविटी ब्लड बाहर आता है, जिसे हम कहते हैं नोज ब्लीडिंग। मतलब क्या हो सकता है? जैसे आप अल्टीट्यूड पे जाते हो, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, जैसे हम अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारी नोज़ ब्लीडिंग, या फिर हमें अच्छा नहीं लगता है, हम नॉर्मल नहीं रहती, हमारी बॉडी फंक्शन नॉर्मल नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सडन चेंज इन प्रेशर होता है और प्रेशर में चेंज होने की वजह से बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। चीज़ें क्लियर है?
समझ में आ गया? हाँ है ना? ओके चलो, अब डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है किसी भी चीज़ को। ये देखते हैं, कोलैप्सिंग टीन कैन एक्सपेरिमेंट। हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे टीन कैन को लेके, ठीक है? यहाँ पे हम दिखाते हैं, एक कैन है, ठीक है? ये टिन कैन है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने स्टीम, इसमें वाटर रखा है और इसको हमने हीट कर दिया। इस वाटर को हमने हीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये स्टीम क्या करेगा, इस वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेगा, इस वॉल पे प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देगा। जो स्टीम बनेगी वो वॉल पे प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देगा। हाँ है ना? गैसेस है, गैसेस का मोशन कैसा होता है, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन की वजह से वो क्या करेगा, वॉल पे प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देगा, ठीक है? अब इसमें एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर अप्लाई कर रहा है जो आउटवर्ड डायरेक्शन से। दैट इज कंसिडर, इसे एयर प्रेशर कह सकते हैं हम। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई कर रहा है इसे एयर प्रेशर, और ये कैसे, ये स्टीम प्रेशर है, ये स्टीम प्रेशर है, ठीक है? ये स्टीम प्रेशर है और बाहर से आ रहा है एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब ये जो अब प्रेशर यहाँ पे देखिए, एयर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन से एयर प्रेशर आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन से स्टीम प्रेशर। हमने इसको कम्प्लीटली नोजल ब्लॉक कर दिया। अब हमने इस पर पोर कर दिया। अब ये टीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, टीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया ड्यू टू स्टीम ने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। अब सडन हमने क्या किया, कोल्ड वाटर पुट कर दिया, एकदम चिल्ड कोल्ड वाटर हमने इस पर पुट कर दिया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट द कैन कोलैप्स इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो रीज़न क्या है इसके पीछे, इनवर्ड डायरेक्शन में कोलैप्स हो मतलब कुछ इस तरीके से हो गया, इनवर्ड डायरेक्शन में कोलैप्स हो गया मतलब ये जो कैन था वो कुछ ऐसा हो गया। अब इनवर्ड डायरेक्शन में कोलैप्स हो गया, कुछ इस तरीके से कैन हो गया। रीज़न क्या है इसके पीछे, द रीज़न वॉज दैट इनिशियल द प्रेशर ड्यू टू द स्टीम इनसाइड हीटेड कैन इज सेम एज द एयर प्रेशर आउटसाइड द कैन। अब देखिए, अब क्या, जैसे ये नॉर्मल कंडीशन होता है, मतलब क्या हुआ, इनवर्ड प्रेशर इज इक्वल टू द आउटवर्ड प्रेशर, है ना? इनवर्ड प्रेशर इज इक्वल टू आउटवर्ड प्रेशर, मतलब एयर प्रेशर को स्टीम प्रेशर ने बैलेंस आउट कर लिया, सेम जैसे हमारा ब्लड हो गया था। अब हमने क्या किया, सडनली कोल्ड वाटर पुट करने पे टेम्परेचर क्या था इसका, ये जो इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल किया था, ये किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर। स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होती है, स्टीम में क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सभी को पता है वाटर से कहीं ज़्यादा एनर्जी स्टीम में होती है। इसलिए जब हम पंप को या फिर टरबाइन को घुमाते हैं तो हम स्टीम को यूज़ करते हैं, ना कि वाटर को, बिकॉज स्टीम गिव्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू वाटर। अब हमने क्या किया, इतना हॉट स्टीम पे कोल्ड वाटर पुट कर दिया। जैसे ही हमने कोल्ड वाटर पुट किया तो यहाँ पे जो स्टीम जनरेट हुई थी बहुत हॉट टेम्परेचर पे, वो सडन चेंज दिखाएगी। कैसा दिखाएगा, सडन चेंज इन टेम्परेचर, सडन चेंज इन टेम्परेचर। सडन चेंज इन टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, यहाँ का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ स्टीम विल सडनली डिक्रीज बाय द प्रेशर एटमॉस्फेयर, मतलब एयर प्रेशर। अब जैसे ही ये प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इंक्रीज क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और एयर प्रेशर इसे क्रश कर देगा, एयर प्रेशर इसे क्रश कर देगा ड्यू टू हाई प्रेशर। इसलिए जो कैन है वो इनवर्ड डायरेक्शन में क्रश हो रहा है। समझ में आ रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में क्रश क्यों हो रहा है, फिर से समझिए। एक कैन है जिसमें मैंने वाटर पुट किया, इसको हीट किया, पूरा कंप्लीटली स्टीम इसके अंदर आ गई है। स्टीम की वजह से इसमें कैन स्वेलअप हो गया, ठीक है। एयर प्रेशर और स्टीम ने एक दूसरे को बैलेंस किया है, इनवर्ड आउटवर्ड प्रेशर बैलेंस आउट हो चुका है। अब सडनली हमने कोल्ड वाटर पुट कर दिया, कोल्ड वाटर पुट करने से क्या हो गया, ये जो स्टीम का जो टेम्परेचर था, सडन चेंज इन टेम्परेचर की वजह से इनवर्ट प्रेशर बहुत कम हो गया, प्रेशर ऑफ स्टीम बहुत सडन कम हो गया। तो एक्सेस प्रेशर कौन सा हो गया, एयर प्रेशर एक्सेस हो गया और जिसको इसको क्रश कर गया। इसलिए जो कैन होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में क्रश कर जाता है। सभी को समझ में आया इनवर्ड डायरेक्शन में क्रश कैसे करता है, हाँ है ना, बहुत ही क्लियर है चीज़ें। इसी के कुछ और एग्जांपल्स हैं।
सकिंग अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ विद अ स्ट्रॉ, ठीक है, सकिंग अ ड्रिंक विद अ स्ट्रॉ, फिलिंग अ सिरिंज विद अ लिक्विड, फिलिंग ऑफ इंक इनटू अ फाउंटेन पेन, एक्शन ऑफ रबर सकर, एक्शन ऑफ साइफन सिस्टम, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या फिर हम कुछ मिल्क शेक वगैरह पीते हैं, उसमें स्ट्रॉ डालते हैं, हम उसे सक करते हैं तो वो ऊपर आता है, जो कोल्ड ड्रिंक है वो स्ट्रॉ से फ्लो होता है, स्ट्रॉ से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो हो रहा है। हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम उसे प्रोवाइड क्या करते हैं, देखिए ये हो गई हमारी स्ट्रॉ। अब जैसे हमने यहाँ से सक कर लिया, यहाँ से हमने सक कर लिया, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रॉ में जो एयर थी, हमने एयर को पूरा सक कर लिया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, वैक्यूम। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया वैक्यूम, यहाँ पे क्रिएट हो गया वैक्यूम। और ये थी हमारी कोल्ड ड्रिंक बॉटल, इसमें कोल्ड ड्रिंक फिल था, स्ट्रॉ अंदर थी। अब इस कोल्ड ड्रिंक के सरफेस पे क्या अप्लाई था, यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा था, PATM कर देते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रही थी, ठीक है। अब जैसे ही आपने स्ट्रॉ में वैक्यूम क्रिएट कर दिया, हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि हमेशा एनर्जी कैसे फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी फ्लो होती है, मतलब यहाँ पे प्रेशर कैसा हो गया, यहाँ पे प्रेशर जीरो हो गया, वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है, जीरो, मतलब हमने स्ट्रॉ में क्या कर दिया, जीरो प्रेशर को डेवलप कर दिया बाय सकिंग द एयर। इसमें एयर थी तो एयर को पूरा सक कर लिया, तो अब प्रेशर ही नहीं बचा। तो क्या हुआ, ये हाई प्रेशर ने क्या किया, हाई प्रेशर से चीज़ें लो प्रेशर में फ्लो करना शुरू कर दी। हाई प्रेशर, इसने इस पर प्रेशर अप्लाई किया और ये वाटर कहाँ गया, वाटर रश कर गया जहाँ पे लो प्रेशर था, और लो प्रेशर कहाँ पे था, स्ट्रॉ के अंदर। तो ये जो वाटर था वो रश कर गया आपके स्ट्रॉ में, दैट इज़ लो प्रेशर। इसलिए हम स्ट्रॉ से सक करने पे कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी पर्टिकुलर वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। सेम विद द सिरिंज, सिरिंज में क्या करते हैं, जो एयर होता है वो एयर को हम कम्प्लीटली सक्शन, उसको सक्शन प्रोवाइड करते हैं, सेम कंडीशन सक्शन प्रोवाइड करते हैं, इससे वाटर या फिर कोई भी चीज़ें फ्लो होती है। फाउंटेन पेन में ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा नॉर्मल पेन, हम जब पेन यूज़ करते हैं अगर हम ऐसे लिखते हैं, मतलब उसका टिप अपवर्ड और बैकवर्ड पीछे है, तो बहुत देर तक जो चलता है फिर उसके बाद चलना ही बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंक क्या होती है, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ जाती है और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। जब आप ऐसा लगाते हो ड्यू टू ग्रेविटी और साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर अप्लाई करता है, इसकी वजह से इंक आपके निब से बाहर आती है और आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और एक आपके घर में आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा, हमारे वॉल्स पे हम कुछ हैंगर्स लगाते हैं, इसमें कुछ ऐसे गोल तरीके से होता है और यहाँ पे उसका हैंगिंग पार्ट होता है और ये हम स्टिक कर देते हैं। आपने देखा होगा सभी के घर पे हम स्टिक कर देते हैं और ये चिपक जाता है और ये बहुत ज़्यादा वेट भी सस्टेन कर सकता है। ऐसा क्यों, ये कैसे क्या चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है वॉल पे। अब क्या होता है, ये जो पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट जो भी आपने स्टिक किया है, कुछ इस तरीके से कार्टून वाले भी होते हैं, है ना, कुछ कार्टून वाले भी होते हैं इस तरीके से, वो स्टिक क्या कैसे हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे उसे प्रेस करते हैं तो यहाँ से जो एयर है वो बाहर निकल जाती है और इसके पीछे और वॉल के बीच में, इसके पीछे और वॉल के बीच में, मतलब अगर ये कैप है, देखिए ये कैप है और ये वॉल है, अगर मैं इसको ऐसे दबाता हूँ कैप को इस वॉल से, तो ये क्या करता है, ये इस पर स्टिक हो जाता है और हम बहुत सारी चीज़ें जो हैंगर बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम हैंग कर सकते हैं। रीज़न इज़ दैट कि ये जैसे ही प्रेस होता है, ये क्या करता है, कंप्लीटली जब प्रेस होता है यहाँ से एयर को बाहर निकाल देता है और वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर जाता है। तो वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से अब देखिए यहाँ पे अंदर में क्या हो गया, अब जानिए क्या हो रहा है, ये जो आपने स्टिक किया था इसके पीछे और वॉल में कनेक्शन में वैक्यूम क्रिएट हो गया, पर इस पर जो अप्लाई हो रहा है, इसके आउटर सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है और इसके पीछे कैसे, जीरो प्रेशर। समझ में आ रही है चीज़ें कैसी हो रही है, ये वॉल है, यह आपका हैंगिंग पार्ट है, इसको मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, स्टिक कर दिया, तो अंदर में क्या हो गया, सक्शन क्रिएट हो गया, ये सक्शन से चिपक गया और ऊपर से इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और अंदर में क्या, जीरो प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेयर इज मच लार्जर देन जीरो प्रेशर। तो ड्यू टू दिस ये प्रेशर से इसको दबा के रखेगा बहुत देर तक और इसलिए वो इसमें स्टिक ऑन हो जाता है हमारे वॉल या फिर किसी भी कवर्ड पार्ट में। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ या ना। ओके, अब लास्ट पार्ट पे आता है साइफन। साइफन क्या होता है, साइफन एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर होता है, यू ट्यूब स्ट्रक्चर। साइफन हम इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर को साइफन कहते हैं। कैसे दिखता है ये देखते हैं, ठीक है। आप ऐसा ले लीजिए, यूट्यूब अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं इसके। ये इन्वर्टेड यूट्यूब जो चैनल होता है इसको हम साइफन कहते हैं, ठीक है। साइफन में क्या होता है, इसमें भी सेम वाटर कैरिंग पार्ट
यहाँ पे वाटर होता है, इस पर प्रेशर अप्लाई कर दीजिए, ये राइज होगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम पेट्रोल वगैरह निकालने के लिए हम बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको, साइफन पार्ट को। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट। इसके बाद हम मेजरमेंट पार्ट पढ़ेंगे जो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, बस मेजरमेंट करना है। ओके, चलो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।